हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं सीजीपीएससी 2021 के सवालों के साथ। हाँ, आज आपको थोड़ा सा वीडियो नया लग रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, बोर्ड पे कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल इशू आ गया है जिसकी वजह से मैं बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो थोड़ा दिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है ना, और हम लोग को 2021 और 2022 दोनों के सवाल हमको कंप्लीट करने हैं। तो क्लास को ऐसे बीच में स्किप करना या छोड़ना एक ऑप्शन नहीं था, तो एक ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, इसमें भी आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे आप लोग को बोर्ड पे समझ में आ रहा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वादा है आपसे। थोड़े दिन बाद हम फिर से बोर्ड पे आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी को मैं जल्द ही सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो हम इससे पहले 30 तक के सवालों को कंप्लीट कर चुके थे, 2021 के सवालों को कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 31 नंबर के सवाल। ध्यान से देखिए सवाल जो है कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये टफ लेवल का सवाल है। ये जो सवाल है ना, वो इतना आसान नहीं था, कोई लल्लू सवाल नहीं है ये। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होने वाला। इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट आपको यूज करेंगे। देखो ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है। अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स है। किसके रूट है? इस जो समीकरण आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिख रहा है जिसका ये क्या है, रूट है, मूल है। तो आपको निकालना है, एक समीकरण ढूंढना है, एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसका मूल, जिसका रूट क्या हो, अल्फा का क्यूब डिवाइड बाय बीटा का क्यूब, और दूसरा रूट क्या हो, बीटा का क्यूब डिवाइड बाय अल्फा का स्क्वायर। ये आपका रूट होना चाहिए। निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। तो ये जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन एक्चुअल में जो रूट का जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है, ध्यान से देखते रहिए। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस 1। ये क्या होता है, ये एक इक्वेशन रहता है। सॉरी, ये 1 नहीं होता है, ये यहां पे रहता है आपका अल्फा इंटू बीटा। क्या रहता है, हम क्योंकि अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, हम अल्फा इंटू बीटा नहीं लिख रहे हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में जो है सवाल को लिख रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होता है माइनस बी डिवाइड बाय ए। क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाय ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, दो चीज दिखाई दे रहा है, एक तो अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है, एक तो अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो आप बोलोगे सर ये एबीसी क्या खेल है, एबीसी का क्या रोल है, तो मैं बोलूंगा इसके कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर यहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि 1 है, ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा। यहां पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी कि -2 समझ लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो अगर यहां पर आप पुट कर देते हो बी बाई ए, तो बी की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2। और सी की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 1/1 यानी कि -1। तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। यहां तक कोई समस्या, आई थिंक कोई समस्या नहीं आया होगा। अब एक और चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हम लिखते हैं अल्फा, अल्फा को बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक दूसरे का ये अपोजिट रहता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई बीटा ऐसा लिख सकते हैं, वो भी क्या लिखते हैं, माइनस में। एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -1 बाई बीटा, -1 बाई बीटा। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई अल्फा, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये अल्फा और बीटा को ना मैं एक टर्म्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा न लिख के इसमें एक ही टर्म्स में लिखूं, ताकि आने वाले इक्वेशन को सॉल्व करने में मुझे क्या हो, आसानी हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा तो ठीक है, अल्फा आपने लिख लिया, ठीक है, अल्फा इसने लिख लिया, ये अल्फा का लिख लिया। बीटा की जगह मैं क्या यूज करने वाला हूं, माइनस का 1 बाई अल्फा, तो माइनस का 1 बाई अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, अल्फा की जगह अल्फा ही रखा, और बीटा की जगह क्या लिखा है, माइनस का 1 बाई अल्फा, ये निकाला हूं, माइनस का 1 बाई अल्फा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो मिल जाता है अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा की वैल्यू आपको मिल गया, क्या है, 2 है। ये क्यों निकाला है अभी आपको पता चल जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ये तो अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के लिए रूट है, इस इक्वेशन के लिए रूट है अल्फा और बीटा, लेकिन जो दूसरा समीकरण हमको जो निकालना है उसके लिए रूट क्या दिया गया हमको, अल्फा क्यूब डिवाइड बाय बीटा का स्क्वायर, और इधर दिया गया है
बीटा का क्यूब डिवाइड बाय अल्फा का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले अगर इसको ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ऐड ही करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। यहां पर अल्फा और बीटा दो रूट है किसके लिए, इस समीकरण के लिए, लेकिन अल्फा और बीटा की जगह क्या है, यहां पर दो रूट अलग अलग दिया गया। तो इन दोनों रूट को सब पहले ऐड कर देते हैं। देखो अल्फा का क्यूब डिवाइड बाय बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ जाता है अल्फा का स्क्वायर और ये होता है बीटा का स्क्वायर, सही है। यहां होगा अल्फा का स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 5, ठीक है, प्लस बीटा का पावर 5, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई समस्या हमको नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा तो आप निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो आपको निकाल के पड़ा है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, निकाले -1 निकाल के रखे -1, तो यहां दिक्कत नहीं है -1 निकालने में। आपको जो दिक्कत होने वाली है वो किसके निकालने में, अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का पावर 5, ये निकालने में समस्या होने वाली है। इसीलिए मैंने चेंज क्या किया था, अल्फा और अल्फा में कन्वर्ट कर लिया था। देखो ध्यान से, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, इसके जगह में क्या लिख सकता हूं, अल्फा का पावर 5, ठीक है, अल्फा का पावर 5 माइनस बीटा के जगह क्या लिखूंगा, -1 बाई अल्फा, पावर 5 है, ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा, 1 बाई अल्फा का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाय तो कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं और पूरे के पावर में क्या लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे चाहिए अल्फा का पावर 5 -1 बाई अल्फा का पावर 5, अगर इसकी वैल्यू मिल गया तो सवाल समाप्त हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू मिल गया तो सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब ये मिलेगा कैसे, तो यहां पर लगेगा एलजेब्रा का फॉर्मूला, आपका लगेगा एलजेब्रा का फॉर्मूला। मैंने पहले ही बताया अल्फा का पावर 5 -1 बाई अल्फा का पावर 5, यहां पे लगता है एलजेब्रा का फॉर्मूला। एलजेब्रा का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये इतना इक्वल टू क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड, चलिए मैं बता रहा था आप लोग को, अल्फा का पावर 5 -1 बाई अल्फा का पावर 5, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है जिसको मैं डायरेक्टली आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर पॉसिबल नहीं है उसको डेराइव कर पाना, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो अल्फा का पावर प्लस 1 बाई अल्फा का पावर 2 इंटू हो जाता है आपका, इंटू हो जाएगा आपका अल्फा का क्यूब माइनस 1 बाई अल्फा का क्यूब, माइनस हो जाता है आपका अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर आपको अल्फा की पावर 5 -1 बाई अल्फा का पावर 5 अगर निकालना है, ठीक है, अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्क्वायर वाला निकालना पड़ेगा, क्यूब वाला निकालना पड़ेगा, और ये तो हमको पता ही है, ये हमको पता है कि नहीं पता है, ये 2 दिया गया, अल्फा -1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 2, तो ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके भी बता देता हूं, ये आपको चीजें पता है, दिया है, ये मैंने निकाल रखा है, ये वाला चीजें हमको पता है। हमको क्या निकालना है, ये टर्म्स निकालना है और ये टर्म निकालना है, और ये तो हमको पता है, दोनों ही टर्म आपको निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, आपको ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला यहीं पर एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है, क्योंकि अलग डायरेक्ट बताऊंगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, अल्फा, सॉरी ए बी से बता देता हूं, ए बी से रख के बता देता हूं। तो आप जब देखोगे आपको दिया रहेगा x -1 बाई एक्स इज इक्वल टू, आपको अगर जब कभी भी a दिया रहेगा, यही फॉर्म है, x -1 बाई एक्स इज इक्वल टू, जब कभी भी आपको a दिया रहेगा, अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर अगर चाहिए रहेगा, अगर ऐसा चाहिए रहेगा क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको यही दिया है x -1 बाई एक्स का वैल्यू दिया गया है और आपको चाहिए क्या, एक्स क्यूब -1 बाई एक्स का क्यूब, अगर ये चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a ऐसा कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं तो क्या लिखूंगा, a की जगह मेरा क्या है 2 है, दिख रहा है, a की जगह क्या है 2 है, a की जगह 2 रखूंगा, क्या होगा 2 दूने 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, इसकी वैल्यू मेरे निकल के कितना आ जाता है 6 निकल जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या निकलेगा, a की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूने 6, 8 से कितना हो जाएगा 14, तो दोनों की ही वैल्यू मेरे पास निकल गया अब 6 और 14। मैं इसको पुट कर देता हूं यहां पर जैसे ही पुट करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला है, ये कितना निकल जाएगा आपका 6, इसकी वैल्यू मेरे को निकल गया 6
मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू कितना निकाला 14, इसकी वैल्यू निकाला मैंने 14, क्यूब वाला का 14 है, माइनस ये तो मैंने पहले सवाल में दिया गया था इंटू 2, तो यहां से आंसर क्या आएगा 14 6 84, 84 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 82। आपका निकल क्या जाता है क्या अल्फा का पावर 5 माइनस 1 बाई अल्फा का पावर 5, ये निकल के कितना आ जाता है 82। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में 82 है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ दोनों को प्लस किए, दिखा ये दोनों को जब प्लस किए थे इसकी वैल्यू है, यहां तक की वैल्यू तो ठीक है। इक्वेशन क्या मिलता है आप दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करूं, चलो कलर मैं चेंज करके बता देता हूं, ध्यान से देखो। आपको जो निकाल रहा था इक्वेशन क्या रहता है, इक्वेशन मैंने आपको फॉर्म बताया, ये दिख रहा है जो ग्रीन कलर में लिख रहा हूं, जो सर्कल कर रहा हूं, ये आपका इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा दो रूट का जब प्लस करते हैं, यहां पर क्या किए दोनों रूट का प्लस करे हैं, दोनों रूट को प्लस किए हैं, उसकी वैल्यू मेरे को कितना मिला 82 मिला नहीं। अगर इसकी जगह मैं 82 रखूंगा तो इक्वेशन क्या मिल रहा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 82x मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 82x। और अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, अल्फा इंटू बीटा जब निकालूंगा यानी कि इसी दोनों रूट को जब मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो प्लस करके निकाला, दोनों रूट को जब मल्टीप्लाई करूंगा देखो अल्फा का क्यूब डिवाइड बाय बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा का क्यूब और डिवाइड बाय क्या है अल्फा का स्क्वायर, यही है। अल्फा के स्क्वायर से एक तो इधर से कट जाएगा, इसका स्क्वायर इसके क्यूब को काट देगा तो मिलेगा तो मुझे अल्फा इंटू बीटा ही। तो अल्फा इंटू बीटा पहले क्या निकाल रहा हूं माइनस का 1, यहां पर क्या लिखोगे माइनस का 1, तो क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 82x और माइनस का 1, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आई होप कि आप लोग को ये सवाल जो है क्लियर हो गया है, टफ लेवल का सवाल था 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसके अगला वाला सवाल देखो 32 नंबर का बोला जा रहा है, एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है कि एक्स टी और वाई टी आपकी स्पर्श रेखाएं किसकी वृत्त की, और ओ किसका इसका सेंटर है। त्रिज्या आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर और टीओ दिया गया है आपको 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टीओ का मतलब क्या है, यहां से लेकर क्या दिया गया आपको, ये आपको 17 दे दिया, कितना दिया गया 17 दिया गया। और रेडियस का मतलब यही होता है, रेडियस ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। आप यहां से निकाल सकते हो, इसका दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एक्स ओ टी और दिखाई दे रहा है ओ टी वाई। आप देख पा रहे हो यहां से आपको मिल रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहां से भी मिल रहा है आपको कितना 90 डिग्री का एंगल। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल मिलता है आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, दोनों चीजें होता है। तो आपको दिया गया है हाइट दे दिया गया है और आपको दे दिया गया हाइपोटेनस। अब इसका निकाल सकते हैं, एक्चुअल में क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है, 8 17 का ट्रिपलेट होता है 15 के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। आप फार्मूले भी लगा के देख सकते हैं, जो मैं फार्मूला आपको बताया पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं। अब जो राइट एंगल पूछा गया है, ठीक है, ट्रायंगल जिसका एरिया आपको निकालना है ए, ठीक है, क्योंकि √a/30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, txy का एरिया निकालना पड़ेगा। txy क्या है देखो ध्यान से, txy देखो, आपके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से देखो, ये आपको जो दिया गया है, यहां पर एक नया पॉइंट ले लेते हैं, अलग सा पॉइंट S, ठीक है। आपको जो एरिया निकालना है ना x y और t, इसका एरिया आपको क्या है निकालना है। इसका एरिया आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, आप ध्यान से देखोगे, इसका एरिया जब कभी भी आपको चाहिए रहेगा, आप अगर देख पा रहे होगे एक्स ओ टी जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी ही प्रतिछाया किसका दिख रहा है वाई ओ टी, यानी कि दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल गया तो जस्ट उसका डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सही है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि एक्स एस टी इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये 15 तो पता है, 17 पता है, ठीक है, 15 और 17 तो पता है, लेकिन एक्स और एस तो नहीं पता है, एक्स और एस नहीं पता है, वो कैसे आएगा, क्योंकि यहां पर देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है। आपको अगर मैं लिख के बताना चाहूं, जब कभी भी आपको एरिया का अगर निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला रहता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, समझ में आया, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे एक्स एस टी का एरिया चाहिए रहेगा तो मुझे तो चाहिए बेस और हाइट, तो ना ही इधर बेस का पता है, एस और टी की वैल्यू नहीं पता है, ओ और टी की वैल्यू बस पता है, लेकिन एस से टी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो हमको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, ताकि हम बड़े वाला ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो जो पूछा जा रहा है उसका ट्रायंगल का मिल जाएगा। यानी कि हमको चाहिए क्या, जो हमको चाहिए
ठीक है, जो हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी, एक्स एस टी, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाला ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एक्स टी, इसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एक्स एस ओ, इसको मैं माइनस करूंगा तभी मुझे छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया मिल सकता है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि बड़ा वाला ट्रायंगल का तो निकालना आसान है, बड़े वाला ट्रायंगल तो निकाल सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आपको बेस भी पता है यानी कि 15 और हाइट भी पता है 8, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8। इसका निकालना तो आसान है, 2 चौक 8 और 15 चौक 60, इसका वैल्यू तो आपको मिल गया 60, ठीक है, ये मिल गया आपको 60। लेकिन इसका ना बेस का पता है ना हाइट का पता है, तो दोनों चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, कंपेरिजन करके। क्या निकालेंगे, कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन करके हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कंपेरिजन कैसे करते हैं, कंपेरिजन किसकी किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले तो लिख देते हैं, ट्रायंगल कंपेरिजन कर रहे हैं एक्स, ठीक है, एक्स ओ टी, ये बड़े वाले का एक्स ओ टी से हम किसका कंपेरिजन कर रहे हैं, ओ एक्स एस, इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं बड़े वाले का अगर हम लिखते हैं बड़े वाले का, ठीक है, बड़े वाले का अगर हम ओ टी डिवाइड बाय, ओ टी क्या लिया मैंने, ओ टी क्या है इसका बड़े वाले के लिए, हाइपाटेनस डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूं मैं, हाइट, यानी कि ओ एक्स इज इक्वल टू, अगर बड़े वाले का हाइपाटेनस ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, हाइट ले रहा हूं, तो छोटे वाला की हाइपाटेनस ही लेंगे और हाइट ही लेंगे, ठीक है। वो क्यों ले रहे हैं हाइपाटेनस और हाइट, क्योंकि हमको चाहिए हाइट की वैल्यू, इसलिए हम ले रहे हैं क्या, हाइपाटेनस और हाइट की। तो छोटे वाले के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपाटेनस क्या हो जाएगा, ओ एक्स हो जाएगा, छोटे वाले के लिए ओ एक्स जो है हाइपाटेनस हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, एस एक्स, ठीक है, या एक्स एस, ये हो जाएगा। यहां से मुझे एक्स एस की वैल्यू चाहिए, यही होता है इसका हाइट। तो हाइट कैसे निकलेगा, ओ एक्स की वैल्यू 8 दिया गया है, ओ एक्स की वैल्यू 8 दिया गया है, तो इसको मैं इधर कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 68 64 हो जाएगा, और डिवाइड बाय ओटी, ओटी की वैल्यू कितना है 17, ये मुझे मिल गया क्या, एक्स एस की वैल्यू। अब मुझे चाहिए दूसरा कंपेयर करके उसका बेस भी निकालना है, तो अब बेस वाले से कंपेरिजन करते हैं। बेस क्या हो जाएगा, बड़े वाले के लिए जो बेस मिल जाएगा वो है एक्स टी, बड़े वाले का बेस क्या है, एक्स टी है, और उसका जो हाइपाटेनस है, वो कितना है, 17 है, यानी कि नाम लिख रहा था ना, चलो ठीक है, नाम ही लिख देते हैं, ठीक है, नाम ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बड़े वाले के लिए हाइपाटेनस क्या है, ओ टी इज इक्वल टू, ठीक। छोटे वाले के लिए बेस क्या है, ओ एस, क्या है, ओ एस, और इसके लिए हाइपाटेनस क्या है, 8, सॉरी हमेशा वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, क्या है, ओ एक्स। तो ध्यान से देख पा रहे हो, एक्स टी क्या है, 15 है, ये आपको दिया गया। हमको इसमें क्या चाहिए, ओ एस की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ओ एस की वैल्यू चाहिए। ओ एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि एक्स टी कितना हमको दिया गया है 15, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ओ एक्स यानी कि 8, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओ टी यानी कि 17, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय 17, समझ में आया, 120 डिवाइड बाय 17। अब हमको दोनों चीजें मिल गया, अब ये दोनों चीजें हम पुट कर देते हैं यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट में। तो बेस हमको क्या मिल गया, ये क्या है, एक्स एस क्या है, ये आपका क्या है, एक्स और एस, एक्स एस जो है आपका हाइट है, और ये क्या है आपका बेस है। जब दोनों चीजें मिल गया तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 17, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 17, समझ में आया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो मिलकर आता है वो आता है, ठीक है, ये आपके पास सॉल्व करके, ठीक है, कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3840, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक। क्या किया, 2 से इसको काट दोगे, 12 को 6 बार में, तो 64 6 के हो जाता है 384, और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा एरिया, इसको सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा क्या, एरिया। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है वो है, यहां से 60 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो तो आएगा 289। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर लोगे, तो आपके पास जो आता है वो आता है 27, तो कितना आ जाएगा, 27,000, कितना आ जाएगा, 27,000, ठीक है।
तो आपके पास अब ए की वैल्यू आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू आ गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2a करना पड़ेगा तब 2700 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये 0 हो गया, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 निया 54 का 4 कैरी 5 और 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53 हो जाएगा, कैरी 5 और 6 दूने 12, 12 5 17, तो कितना हो जाएगा 17,340 और ये हो जाएगा 3,840 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा हमको, ठीक है, इस वाले का एरिया क्या निकाला जाएगा, तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो लास्ट में तो 2 जीरो आ गया, 2 जीरो और 13 में से आपका 8, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, ठीक है जी, और कैरी 1 हो जाएगा, और 17 में से आप जब 4 घटाओगे तो आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, ठीक है जी, ये आ गया। और डिवाइड बाय क्या है आपका 289, ये क्या आया, ये एक ट्रायंगल का एरिया है, कितना आएगा XST लिखा हूं, XST इसकी वैल्यू आया, लेकिन हमको तो XYT की वैल्यू चाहिए, XYT का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसी का डबल करेंगे, इसी का डबल करेंगे तो अब आपके पास वैल्यू आएगा जो मैं बोल रहा था, टोटल एरिया, एरिया किसका आया XYT, इसी को बोलते हैं एरिया, जो ए की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ जाएगा कितना 27,000 डिवाइड बाय 289, ये आया। अब इसकी वैल्यू हम ए की वैल्यू कहां रखेंगे, हमको पूछा, ये नहीं पूछा, एरिया नहीं पूछा है, अंडर रूट ए बाय 30, क्या पूछा है अंडर रूट ए बाय 30, यहां पर ए की जगह क्या लिखेंगे 27,000 डिवाइड बाय 289। जब ये वैल्यू रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 27,000, ठीक है, 27,000 डिवाइड बाय 289 और मल्टीप्लाइड बाय 30 पहले से है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से जब काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 900 किसका अंडर रूट होता है 30 का, और डिवाइड बाय 289 किसका होता है 17 का, तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 30 डिवाइड बाय 17, 30 डिवाइड बाय 17। थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, लेकिन सिर्फ हाइट और बेस का कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है जी, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है 33 नंबर का, ठीक है, 33 नंबर का सवाल देखेंगे। 90√2 सेंटीमीटर विकर्ण का एक घनाकार बॉक्स है, घनाकार बॉक्स है जिसका रेडियस एक दिया गया है, इसका एक रेडियस दिया गया है, किसका अर्धगोले का, किसका दिया गया अर्धगोले का रेडियस दिया गया है, आरोहित है उस पे। इस प्रकार बने ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये आपको पूछा है, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, एक तो क्यूब का एरिया कितना, सरफेस एरिया कितना होता है 6a का स्क्वायर, फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। ये होगा 6a का स्क्वायर कितना होगा घन का, यानी कि क्यूब का, और अर्धगोले का कितना हो जाएगा, दोनों आरोहित है, दोनों एक दूसरे में है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो अर्धगोले यानी कि सेमीस्फीयर का कितना हो जाएगा 3πr स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको तो दिया गया है डायगोनल, तो आप बताओ कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे √3a, क्या होता है √3a, क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3a। यहां पर जब पुट कर दोगे, क्योंकि a की वैल्यू, क्योंकि डायगोनल आपको दिया गया, क्या है डायगोनल आपको दिया गया, a की वैल्यू निकालना है, डायगोनल हम रखेंगे कितना 19√2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √3, ये आपको a की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19√2 डिवाइड बाय √3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, आर का वैल्यू कितना लिखा है 14 का स्क्वायर, आर का वैल्यू है 14 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको फाइनल आंसर मिलने वाला है, फाइनल आंसर मिलने वाला है। इन सबको जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मुझे सॉल्व करूं, चलो सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, क्या होता है 361, ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है जी। 7 से एक 7 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, तो बचेगा एक, 7 दूने 14, 14 दूने 28, इधर हो जाएगा 28, ठीक है, इधर हो जाएगा 28 और इधर हो जाएगा 22 तिया 66, 22 तिया 66 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, 8 6 का 48 हो जाएगा, 8 6 का 48 हो गया, और 8 6 के फिर से 48 और 6 दूने 12 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 0 और 6 दूने 12, 12 6 18, इतना सॉल्व करके आ गया 1808, कितना आ गया 1808।
इधर देखते हैं क्या 2 से कट जाएंगे ये 2 बार में, ठीक है, 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो गया, और 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये हो जाएगा 1884 और ये हो गया 1808। दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 18 36 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या कैलकुलेशन में? देखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। कैलकुलेशन को ध्यान से करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, गड़बड़ हो गया। कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये तो 361 हो जाएगा। चलो यहाँ पर तो हमने कोई गलती नहीं किया, 361 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ हो जाएगा 3 से करके 3 दूने 6 और यहाँ 4, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, 6 तिया 6 चौक 24, 24 का 4 है ना, कैरी 1 और 4 तिया 12, 12 और 1 14। अच्छा यहाँ पर गलती हुआ था, कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। प्लस इधर कितना लेके आए थे अपन 1800, देख लेते हैं एक बार और, 88 8 6 के 48, ठीक है, और 8 6 के 48 और 6 दूने 12, तो ये हो जाएगा 60 और 60, अच्छा 60 प्लस 4 भी तो बचा था, ये हो जाएगा 64 का 4, 6 दूने 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर गलती हुआ था। 8 4 12 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों तो नहीं होगा, पूरा ही करना पड़ेगा। चलो एक और निकाल लेते हैं, हमको आंसर मिलेगा 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 4 4 8 1 9, 92 लास्ट में आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से करेंगे तो सवाल जो है समाप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, सवाल समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। अगला सवाल है आपके पास, एक निश्चित राशि जो है 12% के प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया इतना, कितने के हिसाब से 2 साल के लिए 12% के हिसाब से। यह ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुआ है तो राशि कितनी होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे कैसे निकालते हैं। 12% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपके पास 3/25। कितना हो जाता है 3/25, ठीक है जी, 3/25। अब जो करना होता है, क्योंकि हमको तो प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है। कितने हिसाब से, 2 साल का दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है यानी कि 25, 2 साल का दिया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 साल का पूछेगा तो क्यूब कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। 2 साल का यानी कि 2 डंडी लगा देंगे नीचे, 2 साल का मतलब 2 डंडी लगा देंगे, यही जो है ब्याज निकालेगा। 625 का या तो 12% निकालो, 625 का या तो 12% निकालो, या तो 625 मल्टीप्लाई बाय 3/25, तो 25 से 25 बार में कट जाएगा, 25 से 75 कितना हो जाएगा 75 बनेगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल में प्रिंसिपल पर ब्याज तो वही रहेगा भाई, 625 का जो ब्याज बनेगा 3/25 बोलो या 625 का 12% बोलो, कितना आ जाएगा 75। लेकिन ब्याज पर भी ब्याज बनता है, यानी पहले साल ब्याज कितना बना था 75, तो 75 का भी 3/25 कितना हो जाएगा 25 या 75, 3 या 9 रुपये बन जाएगा। यही इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना तो हमको मिलता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 75 कितना, 150, 150 और 9 कितना हो जाएगा 159। 159 की जो वैल्यू है वो आपको सवाल में दिया गया कितना है 3816। 3816 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारे हिसाब से सवाल के हिसाब से हम जो बना रहे हैं, मान के जो बना रहे हैं उसके हिसाब से 159 है। यही 159 की वैल्यू कितना दिया गया है 3816, ठीक है। ये कितना गुना है आपके पास, ये कितना गुना दिखाई दे रहा है। तो अगर देखो किसकी वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है 625 की वैल्यू निकालना है ना। देखो 625 जो हम बनाए हैं वो अपने हिसाब से प्रिंसिपल बनाए हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से प्रिंसिपल कितना निकालेंगे। यहाँ पे 159 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3816 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 159, ठीक है। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 625 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 625 को, सही है। आप जब देख पा रहे हो तो ये किससे कट जाएगा, एक्चुअल में ये 24 से कट जाता है कि 24 यहाँ से ये और ये कट जाएगा 24 बार में, ठीक है, 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 24 मल्टीप्लाइड बाय 625 करोगे तो आता है 15,000, कितना आ जाएगा 15,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सरल है। 24 से आपको 625 को ही मल्टीप्लाई करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं करना है। कितना आ जाएगा 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा सवाल। देखो प्रिंसिपल को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट किए थे, तो उस मैनिपुलेटेड आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसको निकालने के लिए इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यही एक सरल तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का, ठीक है जी।
आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, देखो ये अगला सवाल है आपके सामने 35 नंबर का सवाल। ठीक है, 35 नंबर का सवाल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। 87 छात्र है, कितने हैं, 87 छात्र है, और लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया गया है 15 और 14। यहीं से आपको कितने छात्र है कितने छात्राएं हैं ये आपको निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 और 14 कितना हो जाता है, 29। तो ध्यान से देखो, 29 की वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 87। ठीक है, 29 की वैल्यू कितना है, 87। कितना गुना दिखाई दे रहा है आपको, कितना गुना दिखाई दे रहा है, 3 गुना दिखाई दे रहा है, ये 3 गुना है। तो यहां पर 15 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 45। इसका भी 3 गुना 45 और 14 3 42। तो आपके पास जो बॉयज और गर्ल्स का जो एग्जैक्ट डेटा है वो निकल गया कि बॉयज कितने हैं, 45 है, और गर्ल्स कितने हैं, 42 है। एक परीक्षा में क्या होता है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में कितना आता है, 16:2/3% आता है। अगर इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर लोगे 16:2/3 को, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास जो आता है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जो आपके पास आता है वो है 1/6। क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 क्या होता है, 1/6। कहने का मतलब ये है कि बॉयज और गर्ल्स, ठीक, बॉयज और गर्ल्स क्या बोल रहे हैं, लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में कितना है, इतना है। यानी कि अगर गर्ल्स का अगर 6 लोगे तो इससे एक ऐड है, ज्यादा है, मतलब क्या है, तुलना में अधिक है। वो कहने का मतलब क्या है, अधिक है मतलब 6 + 7 यानी कि 7 है। ठीक है, अगर गर्ल्स को ले लोगे 6 तो बॉयज का कितना निकल जाएगा, 7। यही कितना है, इसका रेशियो है। समझ में आया? ठीक है, इसको अगर मैं 7x मान लूं, इसका 6x मान लेता हूं, सही है। तो हमारे पास बॉयज कितने हैं, 45 है, तो 45 गुना हो जाएगा। हमारे पास तो 45 है ना, 45 गुना 7x, और ये कितना हो जाएगा, 45 गुना 42 गुना, गर्ल्स कितने हैं हमारे पास है 42, हमारे पास है 42। ठीक है, ये है आपका 42 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 6x। सही है। अब आपको दिया गया है सभी छात्रों का एवरेज कितना है, 63। तो सभी छात्रों का सम कितना हो जाएगा, 63, और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि 87, यही हो जाएगा। सभी छात्रों का सम कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाइड बाय 87। यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। सभी छात्रों का सम कितना हो जाएगा, भाई छात्र के टोटल कितने हैं, 87 छात्र हैं, और औसत कितना है, 63 औसत दिखाई दे रहा है, कि 63 औसत दिखाई दे रहा है। तो जब इन दोनों को एवरेज को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है, सभी औसत का सम। समझ में आया? ठीक, ये आप सभी औसत का कैसे निकाल रहे हो, सम ये है भाई। देखो, एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में कितना है, इतना है। आप जब औसत निकाल रहे हो तो दोनों का सम ही तो निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि 45 सत्ते ये कितना हो जाएगा, 45 सत्ते ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 7 चौक 28 और ये 31, ये हो जाएगा इतना x। 6 से 6 दूने 12 और 6 चौक 24 और 1 25, ये जाएगा 552 x। इन दोनों का सम ही आपको कितना दिया गया, ये दिया गया है। इन दोनों का सम कितना दिया गया, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 567x। यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो x की वैल्यू कितना आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इन सबको तो ये आ जाता है आपका 6x, है ना। x की वैल्यू आ जाता है 29, इधर आ जाएगा ये कितना, 567। कट किससे रहा, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 6 18। 18 का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से 7 से या 13 से कट ही रहा होगा। ठीक है, ये 63 दिखा है ना, 63, तो ये हो जाता है 9 7 63, तो 9 या 7 से कट ही रहा होगा। ठीक है, 9 या 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, देखो ध्यान से, 7 8 56, ठीक है, 7 एकम 7, ये भी कट रहा है, 7 9 63, और 9 से कट जाएगा 9 9 81। ठीक है, 9 9 81। अब यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6 और 3 9 27। तो एक्चुअल में आ जाता है, इसकी वैल्यू कितना आ जाता है, 29/3। ये मिल गया आपको x की वैल्यू। आपको किसका पूछा है, लड़कियों का औसत अंक कितना है पूछा है, मतलब गर्ल्स का, यानी कि गर्ल्स का मतलब कितना है, 6x की वैल्यू पूछा है, 6x की वैल्यू पूछा है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 29/3। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूने 6, और 29 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 58, क्योंकि 29 दूने कितना होता है 58। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
सवाल नंबर 36 है, देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। 5 मेल है और 4 वुमेन्स है, एक काम को करने में कितना लगाते हैं, 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। जबकि 7 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं। उस कार्य का कितना करना है आपको, 111.11% इतना काम करना है। और किसको करना है, 2 पुरुष और 5 महिलाओं को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। ध्यान से देखो, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। एज अ फॉर्मूला बोलो, एज अ ट्रिक बोलो, जो भी बोलो, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान से देखो। M1 क्या है, पहला बोल रहा है कि एक जो काम करने वाला है वो M1 हो गया, ये कितना दिन में करता है वो D1 हो गया, और कितने घंटे लगाते वो आवर्स 1 हो गया, और कितना काम करते वो क्या हो गया, P1 प्रोडक्ट हो गया, कितना काम करेंगे। ये बराबर होगा दूसरे वाले M2 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन में करते हैं और कितने आवर्स में करते हैं, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका P2, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, पहले वाला में काम प्रोडक्ट तो एक ही है, तो P1 से P2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। काम क्या करते हैं, दोनों सेम ही करते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो कितने, मेन मतलब क्या लिखा हूं मैं, जो काम करने वाला है उसको बोलते हैं M1। तो कौन कौन काम कर रहे हैं, 5 मेल प्लस 4 वोमेन, ये लोग काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कितना दिन में काम करते हैं, 27 दिन में जो है काम जो है पूरा हो जाता है। देखो दिया 27 दिन में काम जो है पूरा हो जाता है। आवर्स तो हमको कुछ दिया नहीं है, तो आवर्स को अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू M2 यानी कि 7 मेल, ये दिया गया 7 मेल प्लस 9 वोमेन, इन लोग कितना दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, आप बोलोगे सर 15 दिन में काम कर लेते हैं। यहां से आपको क्या मिलेगा कि मेल और वोमेन, मेन और वोमेन का क्या मिलेगा, एक तरह से रेशियो मिल जाएगा। रेशियो ये बताता है कि कितना मेन जो है कितने वोमेन के बराबर काम कर सकता है। तो ध्यान से देखिए कैसे कर जाएगा, आप बोलोगे सर 3 या 27 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 पंचे 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंचे 45। देखो 9 पंचे 45, मेल को एक तरफ रखना है, 9 पंचे 45, और यहां से हो जाएगा 7 पंचे 35। अगर 45 में से आप 35 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 मेल हो जाएगा। इज इक्वल टू वोमेन को उस तरफ ले जाते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 पंचे 45, दिख रहा है 9 चौक 36 और 9 पंचे 45। 45 में से आप जब 36 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 वोमेन। तो आपको पता चला कि मेल और वोमेन का रेशियो कितना आ गया, 9/10, सही है। इसका मतलब यह है कि मेन की वैल्यू कितना है, 9 है, और वोमेन की वैल्यू कितना है, 10 है। ये यहां से पता चलता है। एक और चीज हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, 111.11% यहां पर लिखा गया है। इसको जैसे ही आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 10/9, 10/9। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा 10/9, यानी कि पूरा काम क्या होता है, 9 होता है। 9 का 10 भाग करने में कितना समय लगेगा, ये आपको पूछा है। 9 का 10वां भाग करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 9 का 9 तो कर लोगे, लेकिन उसका एक और बढ़ा के काम करोगे तो कितना टाइम लगेगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आप देखो ध्यान से, 5 मेल प्लस 4 वुमेन को काम करने में कितना दिन लगता था, कितना दिन लगता था, 27 दिन, 27 दिन। और काम कितना करता था, पूरा 1 यूनिट काम करता था, पूरा 1 यूनिट काम करता था। इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 मेल प्लस 5 वुमेन को करने में कितना समय लगेगा, ये तो पूछा रहा है कितना समय लगेगा। तो हम इसको x ले लेते हैं और डिवाइड बाय काम कितना करेंगे, पूरे काम का 10/9, पूरे काम का 10/9। अगर ये 1 यूनिट करता है तो 1 का 10/9 कितना हो जाएगा, 10/9। 10/9 करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट अलग यहाँ पर अलग हो जा रहा है, प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यहां से हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। हमको ये पता है कि मेन और वुमेन की वैल्यू पता है, मेन की वैल्यू कितना है 9 है, और वुमेन की वैल्यू कितना है 10। यहाँ मेन की वैल्यू क्या लिख देंगे 9 रखेंगे, और यहाँ वुमेन की वैल्यू कितना रखेंगे 10। समझ में आया, यहाँ पर भी मेन की वैल्यू कितना रखेंगे 9, और वुमेन की वैल्यू कितना रखेंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 पंचे 45 और 10 चौक 40 हो जाएगा, 9 पंचे 45 और 10 चौक 40, तो 40 और 45 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय, इधर से जो भी आएगा उसको डिवाइड में ला लेते हैं, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 से 50, 50 और 18 कितना हो जाएगा, 50 और 18 हो जाएगा 68। इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज बचा हुआ है अभी, 10/9, 10/9 क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू क्या बचेगा x, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आंसर आता है 37.5, ठीक है 37.5। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा
37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आप लोग क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास 37 नंबर का सवाल। ध्यान से देखिए और आराम से समझने की कोशिश करिएगा ये सवाल आपका कैसे बनेगा। एक दूध वाला है, दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर लेके जाता है। क्या लेके जाना चाहते हैं? 3 कंटेनर है उसके पास दूध बेचने के लिए, जिसकी कैपेसिटी आपको अलग अलग दिया गया है। कितना दिया गया है? एक तो 60 लीटर का है, दूसरा है 56 लीटर का, और तीसरा क्या है? 44 लीटर का है। इन कंटेनरों का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है, ये कंटेनर का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है। पहले कंटेनर का 83 से 1/3%, दूसरे का 85 से 5/7%, और तीसरे का 90/10/11% यूज करता है। दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः, यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण कितना कितना यूज करता है ये दिया गया है। ठीक है जी, आपको बताना है पानी की कुल मात्रा, उसके पास उपलब्ध कुल दूध का कितना अनुपात है। यानी कि पानी की कुल मात्रा और टोटल मिल्क, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किसको? 83 सही 1/3 को। जैसे ही आप 83 सही 1/3 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये आपके पास आ जाता है 5/6। कितना आ जाएगा? 5/6। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। इसको भी आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो यह आ जाता है आपका 12/14। कितना जाता है? 12/14। वैसे ही आप 19:10/11, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे कितना आ जाएगा? 10/11। ठीक है, यहां पर मैं आपको अलग से फ्रैक्शन में कन्वर्जन नहीं बता रहा हूं, ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक चीजें मैं ऐसा बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आप बोर भी हो सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि फ्रैक्शन में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। अब इसके बाद आपको जो यूज करना है वो कितना यूज करना है? 60 लीटर। सही है, तो 60 का कितना यूज करना है? टोटल तो यूज नहीं करना है, 60 का कितना यूज करना है? 5/6। तो 60 का 5/6 कितना हो जाएगा? 60 का 5/6 यानी कि यूज कितने वाला है? यूज होने वाला ये 50 लीटर। कितना होने वाला है? 50 लीटर इसका यूज होगा। सही है, 60 का 5/6 यूज होगा। वैसे ही 14/12 किसका यूज होना है? 56 का। 56 का कितना यूज होना है? 56 का पूरा यूज नहीं होना है। कितना यूज होना है? 12/14 यूज होना है। सही है, 12/14 इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो 14 चौक 56 हो जाता है, 14 चौक 56 हो जाए तो कितना होता है? 12 × 36, यानी कि 36 लीटर इसका यूज होने वाला है दूसरे कंटेनर का। वैसे ही 44 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा इसका? 10/11। कितना हो जाएगा? 10/11। ये आंसर कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, यानी कि 40 लीटर इसका यूज होने वाला है। पूरा 44 नहीं होगा, कितना यूज होगा? 40 लीटर। समझ में आया? 40 लीटर। अब ध्यान से देखोगे कि आपके पास 3 कंटेनर है, मान लेता हूं A, B और C। सही है, इसमें टोटल आपको दिया गया है 50 लीटर यूज होगा, हमने निकाले 50 लीटर। इसमें टोटल यूज होने वाला है कितना? 36 लीटर। 36 लीटर, और इसमें कितना यूज होने वाला है? 44 लीटर। सही है, अब देखो 50 लीटर में कितना मिल्क और कितना वाटर रहेगा हमको दे दिया गया है। ये पहला रेशियो क्या बता रहा है? मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है, यही तो बता रहा है। दूध और पानी का मिश्रण का रेशियो कितना देगा? 4:1। तो 50 लीटर में टोटल है, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 40 प्लस कितना हो जाएगा? 10। यही तो होगा। 4:1 का मतलब क्या है? 40 + 10। और 36 लीटर का मतलब क्या है? 5:3 में इसको कन्वर्ट करना है। 5:3 में इसको जब कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 + 18। आपको कन्वर्जन भी बता देता हूं कैसा होता है। ये 36 क्या है? टोटल है। आपको अगर एक का निकालना है तो किसके वैल्यू दिया गया है? 36 मतलब 5 3 8 दिया गया है। 5 3 कितना होता है? 8। 8 की वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है? 8 की वैल्यू जो दिया गया है आपको दिया गया है 36 दिया गया है। 8 की वैल्यू आपके पास कितना है? 36। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है क्या? 36 नहीं है, ये 12 चौक 48 है। 12 चौक 48, क्या गलती हो रहा थे? तभी तो मैं बोल रहा हूँ 8 से कट क्यों नहीं रहा है? कटने वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, कटने वाला नंबर होना चाहिए यहाँ से। तो ध्यान से देखो ये कितना है? 12 चौक 48। तो 48 लीटर यूज होगा, ना कि 36। ठीक है, 12 × 36 नहीं होता, 12 चौक 48 होता है। यहाँ पर जो यूज होने वाले वो 48 लीटर। तो 8 की वैल्यू कितना दिया गया? 5 3 8। 8 की वैल्यू कितना दिया गया आपके पास? 48। कितना गुना दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर 6 गुना दिखाई दे रहा है। ये भी तो 6 गुना होगा। 5 6 का 30, 5 6 का 30 प्लस 6 3 18। समझ में आप कन्वर्जन कैसे हुआ? वैसे ही आप निकाल सकते हो 44 लीटर का। 7 और 1 8, 7 और 1 8। सही है, 7 और 1 8। इसमें कुछ गलती की है क्या? 44 नहीं है भाई, 40 लीटर है। ये कितना है? इतना गलती कैसे कर रहा हूं मैं आज? देखो 40 लीटर है। ये कितना है? 40 लीटर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सही लिखा था 40 लीटर, लेकिन यहाँ पर 44 लिखा है। चलो 40 लीटर है। तो 7 और 1 8। 8 की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया गया है? 40। कितना गुना है? 5 गुना। ये भी तो 5 गुना होगा। 7 5 35। तो 35 लीटर हो जाएगा आपका मिल्क, और
वाटर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 यानी कि 5। आपको क्या पूछा रेशियो, तो सबसे पहले मिल्क ये है, तो मिल्क वालों को एक साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा मिल्क को जब एक साथ ऐड करो कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 70 हो जाएगा, 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। और रेशियो मिल्क का कितना हो जाएगा, ये मिल्क है 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28, और 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो। ये कट रहा है तो काट देंगे, तो किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, कि 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा ये 35 बार में। तो रेशियो कितना आ जाएगा मिल्क और वाटर का आपके पास 35:11। यहाँ पर हमने वाटर और मिल्क का दिया, देखो वाटर और मिल्क का दिया गया, इसलिए जो है उल्टा हुआ है। तो आपके पास आंसर एक ही बचता है, वैसे भी ऑप्शन एक ही है, 11:35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि 2021 के सवाल कोई आसान चीजें नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास 38 नंबर का। दो बहुपद दिए गए हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम, क्या दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, और ये आपका क्या दिया गया है एलसीएम दिया गया है। यदि एक बहुपद एक दिया गया हमको कितना ये है, तो दूसरा क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। आपको पता ही होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, यही होता है, ये आपको पता होगा। तो आपको दे दिया गया एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x + 1, ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये आपका एचसीएफ है और एलसीएम ये है 22x³ - 15x² - 9x + 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर को मैं इधर लेके आता हूँ कि मुझे क्या चाहिए सेकंड नंबर चाहिए, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में जो आपके पास आ जाता है वो है 6x² + 5x + 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपका सेकंड नंबर, क्योंकि यही निकालना है सेकंड बहुपद, सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले को तो कोई छेड़खानी मत करो, अभी ऊपर वाले को कोई छेड़खानी मत करो, क्योंकि नीचे मुझे सीधा से दिख रहा है ये आपका टूट सकता है। तो 5x को ऐसे तोड़ो, देखो 5x को ऐसे तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a और c को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो आपको पता है 2x और 3x इसी में जुड़ सकता है, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। तब ध्यान से देखो ये जो चीजें हैं सिर्फ नीचे वाले को लिख रहा हूं, ये चीजें कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 2x और 3x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका रूट कैसे होता है, डायरेक्ट लिखूं कि सवाल करके लिखूं, चलो सवाल कर देता हूं। तो आप लिखोगे इसको 6x², ठीक है, प्लस 2x + 3x + 1, यहां से क्या चीजें कॉमन निकलेगा, आप बोलोगे सर 2x कॉमन निकल रहा है, तो यहां बचेगा 3x + 1, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यहां बचेगा 3x + 1, 3x + 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 3x + 1, और इधर बचेगा 2x + 1, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमको कितना मिल गया 3x + 1 और 2x + 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 3x + 1 है, यहाँ पर भी 3x + 1 है, दोनों ही आपका क्या कर जाएगा आपस में कट जाएगा, ये वाला और ये वाला ऊपर नीचे है तो दोनों जो है कट जाएगा, बचेगा क्या 2x + 1, और ऊपर में बचा ये। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसको तोड़ने के बाद जो 22x³ है -15x² है -9x + 2 है, ये तोड़ने के बाद कुछ ना ऐसा नंबर मिलेगा जो कि एक 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x और 2x कटेगा और एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए, ऐसा ये कहने का मतलब है। तो आप क्या करोगे ऑप्शन को चेक कर लो, ऑप्शन को चेक कर लो ताकि आपको आंसर जो है मिल पाए, क्या है आंसर जो है मिल पाए। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, आप क्या करोगे 2x के साथ किसी को मल्टीप्लाई करके देख लो, ऑप्शन को चेक करके 2x के साथ जिसको मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप जब 2x के साथ किसको पहला ऑप्शन को देखते हैं तो आपके पास दिया गया 11x² - 13x, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। अच्छा थोड़ा इधर उधर हो गया क्या, तो आराम से लिख लेते हैं, आराम से लिखो आराम से समझो, ठीक है। 13x दिया गया पहला ऑप्शन और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ये आया, ठीक है, जो दिया गया 22x³ जो दिया गया है, अगर ये आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 22x³ माइनस 13 दूने 26 x² प्लस 2 दूने 4x, सबसे पहले इस 2x के मल्टीप्लाई करूँ सभी के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो प्लस कितना हो जाएगा 11x² - 13x प्लस कितना हो जाएगा 2,
ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटेंगे, जोड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो 22x का क्यूब तो ये है ही 22x का क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला तो कोई है नहीं। स्क्वायर वाला देखो 26x का स्क्वायर लिखा है और 11x का स्क्वायर लिखा है, दोनों को जब माइनस करेंगे आपके पास आता है माइनस का 15x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 4x है और माइनस 13x कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, और बचा क्या, +2। यही आया कि नहीं आया बताओ, यही आया कि नहीं आया, 22x का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर माइनस 9x +2, यही आया। यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करने का, और कोई बेस्ट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखो, ये ध्यान से समझेंगे सवालों को, ये सवाल जो है कैसे बनेगा। ठीक है, किस तरह से ये बनेगा। देखो P और Q क्या दिया गया है, P और Q क्या है, एक ही कीमत पर दो अलग अलग वस्तुएं खरीदा जाता है। P और Q जो है एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदते हैं जिसकी कीमत एक ही है बट अलग अलग दो वस्तुएं हैं, और कीमत जो है एक ही है। बाद में क्या हुआ कि R जो है P और Q से दोनों वस्तुओं को कितने में बेच देता है, 390, दोनों वस्तुओं को 390 में बेच देता है वो समान मूल्य पर। समान मूल्य का मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं को कितना में बेच देता है, 390 में बेच देता है। P का जो प्रॉफिट है वो कितना है, x%, जबकि Q का प्रॉफिट कितना है, y%। क्योंकि जो है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि P का जो परसेंट है x है और y का लाभ परसेंट y है, ये अलग अलग कैसे हुआ, जब प्राइस एक ही है। तो ये ऐसे हुआ क्योंकि बोला जा रहा है Q जो है विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर अपने लाभ की गणना करता है। ठीक है, एक जो है क्या करता है, सेलिंग प्राइस पर अपने प्राइस की गणना करता है। अगर R जो है इनमें से एक वस्तु S को, अब R क्या कर रहे हैं, S को बेच रहा है कितने में, y% के लाभ पर बेचता है। तो S का क्या बताना है आपको, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। जबकि एक रिलेशन आपको दे दिया गया, y इज इक्वल टू कितना दिया, 38/6/13% ऑफ x, ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम मान के चलना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज दिया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि सॉरी, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस सॉरी अरे बाप रे, चल कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है, सॉरी दिया नहीं है, इसको मान लेते हैं कि ए है। एक्स मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि यहां पर x% भी दिया गया है, y% भी दिया गया है, तो हम जो है एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, ए मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमको सवाल में दिया गया है कि हर एक को कितने में बेचता है, वो 390 में बेचता है। ठीक है, एक और चीज हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या चीज को, 38/6/13%। इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 5/13। कितना हो जाता है ये, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये मतलब कि 38/6/13%। इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना तो आपके पास आ जाता है 5/13। कितना आ जाता है, 5/13। कितना आ जाता है, 5/13। इसका बहुत ही यूज है। अब देखो y क्या बता रहा है आपको, y क्या बता रहा है बताओ, y बता रहा है आपका Q का प्रॉफिट, Q का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, Q का प्रॉफिट है, क्योंकि वो क्या बता रहा है, सेलिंग प्राइस पर गणना कर रहा है। यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि 390 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय, हालांकि हम जब प्रॉफिट की गणना करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस पर गणना कर रहा है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 390। ठीक है, का ये कितना परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है जी, अब इज इक्वल टू, अब यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x जो है p का परसेंटेज लाभ है, ये भी हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस पर गणना कर रहा है, यानी कि डिवाइड बाय a, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है जी, और साथ ही साथ इधर मल्टीप्लाई है किसका, मल्टीप्लाइड है 38/6/13% का। ठीक है, यही है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है, कितना, 5/13। ठीक है जी, आपका देखो 100% थे, 100% तो इधर कैंसिल हो गया, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं था। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आया होगा यहां तक। ठीक है, यहां से जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो एक ही वैल्यू आता है वो कितना आ जाता है, एक ही वैल्यू। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे कि मैं करूं, देखो यहां से ये चीज मिल रहा है 390 माइनस ए, 390 माइनस ए, ये भी कट गया, सॉल्व ही कर देता हूं। चलो अब बचा कितना, इतना, तो आप क्या बचा, 13 से आप कटोगे, 13 तिया
39, यहाँ बचा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 30 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, और ये तो आपके पास जो यहाँ को सॉल्व करके आता है a इज इक्वल टू 150, और ये क्या बता रहा है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या बता रहा है आपका कॉस्ट प्राइस बता रहा है। और जो एस है, एस किस पर बेचता है, y% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 390 माइनस ए, अब a की वैल्यू जब आ गया तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 150 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 390 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100%। यहाँ से आपको y का परसेंटेज मिल जाएगा, कितना परसेंट उसने रखा है। तो यहाँ को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8/13, यहाँ से आ जाएगा 1 और इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8/13, कितना आ जाएगा 8/13, कितना आ जाएगा 8/13, सही है। अब जो है क्या बोल रहा है, एस को बेचता है कौन, y% पर, कौन आर बेचता है, तो हमको क्या निकालना है, एस का कॉस्ट प्राइस निकालना है, एस का कॉस्ट प्राइस। एस का कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे, एस का कॉस्ट प्राइस किसने निकलेगा कैसे आज खांसी बहुत आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, एस का कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे, एस का कॉस्ट प्राइस वही होगा जो आर का सेलिंग प्राइस होगा, समझ में आ रहा है। आप देखो आर जिस कीमत पर बेचेगा, आर जो है जिस कीमत पर बेचेगा, सेलिंग प्राइस यानी कि जिस कीमत पर बेचेगा, इसी सेलिंग प्राइस पर कौन खरीदेगा, एस। ये क्या खरीदने वाला है, खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, तो दोनों क्या है, आर का जो सेलिंग प्राइस है वही एस का क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो हम निकालते हैं आर का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, और प्रॉफिट कितना y% पर, और परसेंटेज हम निकाल चुके कितना है 8% के प्रॉफिट पर वो बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका इसने खरीदा कितने में था, 390 में खरीदा था भाई, ये आर जो है पी और क्यू से कितने में खरीदा था 390 में, ये खरीदा था 390 में, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 390। इस पर वो कितना का लगाता है, 390 पर कितना परसेंट का प्रॉफिट लगाता है 8/13, कितना होता है 8/13 का प्रॉफिट लगाता है। तो ध्यान से देखो 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 8 तिया 24, ये कट के आ गया है कितना 224, और दोनों को जब ऐड कर देंगे 390 प्लस 224, ये आ जाएगा आपका 630, कितना आ जाएगा 630, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 630 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 630। तो समझ में आ गया होगा, सवाल जो है लेंदी है, बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा तो आपको सवाल जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपका 40 नंबर का सवाल, ठीक है 40 नंबर का सवाल ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा ये सवाल। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया गया है 759, कितना दिया गया है 759। तो मैं आपको समझाने के लिए ये पाथ बना लेता हूँ, ये ए है और ये बना लेते हैं बी, ठीक है। ए और बी का बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है आपको 759, कितना दिया गया 759। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलना चालू करते हैं, ए से जो है दो व्यक्ति है जो कि एक ही दिशा में चलना ऐसा चालू करते हैं, ठीक है सॉरी आज खांसी बहुत आ रहा है, ठीक है। चलो दिया गया है एक जो है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, दूसरा जो है 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक। तेज गति वाला व्यक्ति क्या करता है, बी तक पहुंचता है, वापस भी लौट जाता है और सी पर मिलता है, उससे सी पर धीमे गति वाले से मिल जाता है। तेज जाता है वो बी पर पहुंचा और वापस सी पे आ गया, तो सी पर किससे मिलता है, एक जो है इससे जा रहा है, ये जो है इससे जा रहा है वहीं पर वो मिल जाता है। ये हम मान लेते हैं ये किसने की स्पीड जा रहा है 63 से, और ये हम मान लेते हैं कितना 91 से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा और वापस भी आना चालू कर देगा। तो यहाँ इससे किससे मिलता है, सी पॉइंट पर मिलता है। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, क्या है एक्स है। हमको निकालना है क्या है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, उसी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो जो ज़्यादा तेज चलने वाला है, ठीक है, तेज चलने वाला जो है उसका टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, तेज चलने वाले का टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा ये 759 प्लस एक्स, क्योंकि जाएगा बी तक अब सी तक वापस भी आएगा, यानी कि एक्स जो है उसने ज़्यादा चला। वैसे ही अगर धीमी गति वाले का निकाले, धीमी गति वाले का, तो 63 है, ये कितना चलेगा, टोटल आपके पास कितना है 759 और एक्स माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि 759 माइनस एक्स, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। कितने की स्पीड से जा रहा है ये 91 की स्पीड से जा रहा है, और ये कितने की स्पीड से जा रहा है 63 की स्पीड से जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय, आपको मैं बता देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब कभी भी डिस्टेंस, सॉरी आपको टाइम जो है, अगर देखो ध्यान से, टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, टाइम जो है क्या है
कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस। क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि टाइम जो है क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सही है, ये क्या होता है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, स्पीड और टाइम। तो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो कांस्टेंट हो गया, तो दोनों का जो है डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों का स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, d1 डिवाइड बाय s1 इज इक्वल टू d2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, s2। यहाँ से आप समझ सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर किया है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 7 9 63 होता है। ठीक है, 7 9 63, 9 से तो कटे नहीं, 7 से ही कटेगा, तो 7 9 63 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 21। ठीक है, ये 13 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगा 138, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लेशन करोगे, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 138। कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। आई होप कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पे समझना अलग चीज़ होता है और मैं यहाँ पर आपको लाइव दिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिन की बात है, टेक्निकल इशू मैं जल्द ही इसको सॉल्व कर लूँगा, फिर हम लोग वापस बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमको पहले कंप्लीट करना है, और जो ये सीरीज़ चला रहे हैं उसको ब्रेक नहीं करना है, हमको सवाल जो है सॉल्व करना ही है। चलो ध्यान से देखो, अब सवाल क्या दिया गया है, 41 नंबर का। देखो ध्यान से, 41 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया। एक वृत्त है और ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, एक जो वृत्त है, आप मान लेते हैं एक वृत्त, और इसके सभी भुजाओं को क्या करता है, वो स्पर्श करता है। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे ये क्या करता है, स्पर्श करता है। ये चारों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया और ये वाला मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। AB का जो लेंथ है इसको दिया गया है कितना, 11.2 दिया गया है। BC का लेंथ भी आपको दिया गया कितना, 8.4, और CD की वैल्यू भी कितना दिया गया है, 6.3। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बने तो होता क्या है, dr। ठीक है, dr इज इक्वल टू जो हो जाता है, यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो d और s के बराबर होता है। कितना होता है, ds के बराबर होता है। ठीक है, और as की जो वैल्यू होता है, as की जो वैल्यू होता है वो AP के बराबर होता है। वैसे ही PB की जो वैल्यू होता है, ये PB की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, BQ की वैल्यू हो जाता है। वैसे ही QC की जो वैल्यू होता है वो RC की वैल्यू हो जाता है। कितना हो जाता है, RC की वैल्यू हो जाता है। इससे कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि यहाँ से जो DC है, ध्यान से देखो, DC प्लस ये जो DC है प्लस AB क्या होता है, प्लस AB, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इज इक्वल टू हो जाता है BC प्लस AD। जैसी ये चीज़ें होता है, ये चीज़ें जब बराबर होता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, क्या चीज़, कि DC प्लस AB इज इक्वल होता है BC प्लस AD। तो DC की वैल्यू, DC बोले या CD बोले एक ही बात है, इसकी वैल्यू आपको दिया गया 6.3 प्लस AB की वैल्यू कितना दिया गया है, 11.2, और BC की वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 8.4। आपको AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, तो 17.5 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 8.4 को, इधर आके माइनस हो जाएगा, AD की वैल्यू हमको मिल जाएगा। 17.5 में 8.4 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन 19.1। कितना हो जाएगा, 9.1 इज इक्वल टू AD की वैल्यू आ जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.1। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 42 नंबर का सवाल। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। एक शंकु को उसके आधार समांतर 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि इस प्रकार बने छोटे वाला जो शंकु है, अन्य भाग के आयतनों का रेशियो आपको दे देगा कितना, 125 डिवाइड बाय 91। देखो मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा कि डायग्राम बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है मुझे, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये हो गया एक शंकु। ठीक है, ये हो गया आपका क्या मिलेगा, एक शंकु मिला। ठीक है, एक शंकु मिल गया।
इसको क्या कर रहा है, बीच से काटा जा रहा है, बीच से ऐसे काटा जा रहा है, ठीक है, ऐसे काट दिया गया। हमको क्या मिला, ऊपर में एक और शंकु मिला, ऊपर में एक और शंकु मिला यहाँ से, ठीक है, ये वाला शंकु मिला ऊपर में, ये वाला की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला एक शंकु और नीचे वाला शंकु मिला है। दोनों के आयतनों का, दोनों के आयतन का आपको क्या दिया गया है, रेशियो आपको दे दिया गया है, दोनों के आयतन का रेशियो दिया गया है। अब भाई नीचे वाला कौन सा शेप बना रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला शेप का जो बनाया है उसका आयतन का फॉर्मूला तो हमको पता ही नहीं है, हमको सिर्फ क्या है, शंकु यानी कि कोण का आयतन का फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन बाकी चीजें तो नहीं पता है हमको। इसके साथ साथ एक और चीज दिया गया है, शंकु का हाइट हमको दे दिया गया है, यानी कि यहां से लेकर ऊपर से लेकर यही होता है हाइट, थोड़ा तिरछा बन गया लेकिन यह क्या होता है हाइट, इसकी वैल्यू हमको दे दिया कितना 57.6। हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का हाइट जो है कितना है, h है, इसी की वैल्यू मुझे पूछा गया है, क्या है, आधार से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो शंकु से काटा गया है। तो ये बेस है आपका, यहां से शंकु के जहां से काटा गया वहां का हाइट हमको पूछा गया है, ठीक बात। यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का एक बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा r, इसको ले लेते हैं r, यहां से लिख लेते हैं r, और यहां से लेकर यहां तक ये जो छोटा वाला जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा r, ठीक है, छोटा वाला रेडियस कितना हो जाएगा r, और ये हमारा बड़ा वाला h है, ये क्या हमारा बड़ा वाला h है। यहां से एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो बोलता है कि बड़ा वाला का रेडियस डिवाइड बाय छोटा वाला रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, बड़े वाला का हाइट डिवाइड बाय छोटे वाला का हाइट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब ये चैप्टर में पढ़ाता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है, कैसे आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रूफ तो नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि ये जो है फार्मूला आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक बात, समझ में आया चीजें। अगला चीजें क्या हो रहा है, अब देखो हम तो नीचे वाले का जो वॉल्यूम है वो क्या है, क्या शेप बन रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, बड़े वाला शंकु में नीचे वाला शंकु, बड़े वाला शंकु में ये छोटा वाला शंकु, इन दोनों का तो पता है, हम क्या कर रहे हैं, इसका हम ले लेते हैं V1 और बड़े वाला का शंकु ले लेते हैं V2, बड़े वाला शंकु क्या है V2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। हम क्या कर रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम हम डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए, V1 क्या है, छोटा वाला वॉल्यूम, छोटा वाला वॉल्यूम नहीं, छोटे वाले शंकु का वॉल्यूम निकालना है। तो आप बताओ कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सही है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ H1 लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाला यानी कि बड़े वाला शंकु का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा 1/3। अब भाई साइज बड़ा होने से फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइज तो बढ़ने से फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा वाला r है इसका रेडियस, r का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। यहाँ पर जो पता है उसको लिख लेंगे, ये और ये तो कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा है r का स्क्वायर डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर डिवाइड बाय r का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, H1 क्या है, H1 का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, ठीक है, H1 का मतलब क्या है, छोटा वाला शंकु क्या है, ऊपर वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल 57.6 है, उसमें से h घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये तो टोटल आपके पास है 57.6 और इसमें से घटा दूंगा h, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से जब मैं माइनस कर दूंगा माइनस का h तो क्या मिल जाएगा मुझे ये, और डिवाइड बाय हमारे पास एच कितना है, बड़ा वाला एच तो मुझे पता है क्या है 57 है। अब ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से, आर का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह मैं ये एच लिख सकता हूँ, और इस आर की जगह मैं एच लिख सकता हूँ ये वाला। तो ये एच क्या हो जाएगा, एच का क्यूब ही तो हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और इसका भी क्या बन जाएगा क्यूब। 57.6 है, 57 क्यों लिखा हूँ मैं, 57.6 है, क्या है 57.6, इसका भी क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दिया गया है, आप बोलोगे सर हमको तो वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, कि भाई कहाँ पर है। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम दिया गया आपको, V1 का मतलब क्या है, छोटा वाला वॉल्यूम, छोटा वाला आयतन। तो देखो बने छोटे वाले का दिया गया है, छोटे वाला शंकु कितना दिया गया है 125, तो छोटे वाले का तो आपको पता है कितना दिया गया है 125। आप बोलोगे सर चलो ठीक है, छोटा वाला तो समझ में आया, बड़ा वाला क्या दिया गया है, भाई बड़ा वाला का मतलब क्या है, छोटा वाला वॉल्यूम, छोटा वाले शंकु का आयतन, और नीचे जो बचा है उसका आयतन यानी कि 91। इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो हमको क्या मिलेगा
बड़े वाले का वॉल्यूम। इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो प्लस करने पर क्या मिलता है मुझे 216। कितना आएगा 216 दोनों को ऐड करने पर तो मिल गया 216। अब इसको मैं सॉल्व करके इस एच की वैल्यू को नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 57.6 माइनस एच हो जाएगा, ये पॉइंट है, डिवाइड बाय 57.6। ये जब क्यूब है उधर जाएगा क्या होगा क्यूब रूट बन जाएगा। 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, और 216 किसका होता है 6 का। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे क्रॉस में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे क्रॉस में, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो निकलता आता है एच की वैल्यू आपके पास जो आता है वह है 9.6। क्या आ जाएगा आंसर 9.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या था मेनली कॉन्सेप्ट को समझना था। ठीक है, मेनली कॉन्सेप्ट को समझना था। क्या हो जाएगा एच की वैल्यू 9.6। आंसर क्या आ जाता है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.6। समझ में आया? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, चलो बनाएंगे हम लोग। चलो देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्यूशन आराम से करना है। ध्यान से देखो, एक नाव है जो अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम डीएस लिख लेता हूं, डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना है 136 किलोमीटर जाता है और धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। क्या होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना आता है 84 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुल करने में कितना लगता है 10 घंटे लगते हैं। टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगता है 10 घंटे लग जाते हैं। अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय के बराबर है। ठीक है, दोनों का समय क्या है बराबर है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से कितना अधिक है ये आपको निकालना है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। ठीक है सबसे पहला चीज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 136 जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है। देखो यहां पर जो u होता है ना, u होता है वो शांत जल में नाव की गति। क्या होता है शांत जल में नाव की, शांत जल में नाव की गति ये होता है। और v जो होता है ना ये होता है धारा की गति। क्या होता है धारा की गति, यानी कि पानी की गति हो जाता है धारा की गति। जैसे ही डाउन स्ट्रीम आएगा तो ये कितना हो जाता है दोनों का ऐड हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है ऐड, यानी कि u प्लस v इतने की स्पीड से जा रहा है। वो कितने की स्पीड जा रहा है भाई 136 में उसको तय करना है। स्पीड कितना है u प्लस v, इतना ही जो है स्पीड है। ये प्लस वापस भी आता है, प्रतिकूल भी आता है। ठीक है, प्रतिकूल भी आता है तो प्रतिकूल के केस में कितना हो जाएगा 84 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा प्रतिकूल यानी कि u माइनस v। ये प्रतिकूल हो गया। ये सब करने में टाइम कितना लगता है 10 घंटे। ये सब करने में कितना लगता है 10 आवर्स इतना लगता है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और चीज आपको दिया गया है कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम 51 किलोमीटर जाएगा तो 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा u प्लस v। ठीक है, u प्लस v। समझ में आया? दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है शांत जल में 36 किलोमीटर, शांत जल में बोला यानी कि 36 किलोमीटर जाएगा शांत जल में, यानी कि सिर्फ u। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है u। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। यहां से मुझे मिल जाएगा u v का वैल्यू, u और v की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिल जाएगा। u का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 51 u हो जाएगा और u प्लस v की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 36 u हो जाएगा। तो 51 में जब 36 माइनस करेंगे तो कितना u बचेगा? आप बोलोगे 51 में से 36 हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 15। ये जाएगा 15 u इज इक्वल टू कितना है 36 v। ठीक है 36 v। आप बताओगे u प्लस u डिवाइडेड बाई v, u डिवाइडेड बाई v कितना हो जाएगा? बोलोगे 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, कटने पर कितना मिल जाएगा आपको 3 से कट रहा है 3 पंचे 15 और ये कट जाएगा 12 36। तो रेशियो कितना आ गया 12/5। यही रेशियो क्या बता रहा है u के जगह आप लिख सकते हो 5 और v के जगह क्या लिख सकते हो आप 12 लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, किसी की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या लिख सकते हैं पूरे ही वैल्यू लिख दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। पूरा वैल्यू रख देंगे क्या हो जाएगा ये चीजें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सेटिस्फाई ना करने के लिए हम क्या करेंगे किसी एक की वैल्यू रख देते हैं ताकि हमको वैल्यू मिल जाए। तो हम लिख लेते हैं v के जगह। ठीक है, v के जगह आप क्या लिख सकते हो यहां से v के जगह आप क्या लिख सकते हो ताकि मुझे u की वैल्यू मिल जाए। v के जगह आप लिख सकते हो 5u और डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो 12 लिख सकते हो 5u डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं यहाँ पर इसी इक्वेशन से। तो ध्यान से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा
136 मल्टीप्लाइड बाय u, ये क्या है, u है ना, u माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, a प्लस बी और ये माइनस बी प्लस 84 और ये कितना हो जाएगा, u प्लस वी, इधर मल्टीप्लाई होगा और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा ही, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्या होता है, आपको पता ही होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5u डिवाइड बाय 12। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह में आप क्या लिखोगे, 5u डिवाइड बाय 12। ठीक है, यहाँ पर भी लिखोगे 5u, सॉरी यहाँ पर नहीं, v की जगह, u की जगह थोड़ी ना लिखना है, v की जगह लिखना है, तो v की जगह हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 5u डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसकी जगह में भी कितने लिखोगे, 5u डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर, इसका v का स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, यहां से सॉल्व करने के बाद आपको u की वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो ध्यान से, यहां से हम जब सॉल्व कर लेंगे तो 12 कम 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 माइनस 5 होगा 7, 7/12। ठीक है, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, u की वैल्यू। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि हमें मुझे करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 कम 12 तो 12 से तो कटेगा नहीं। अच्छा चलो, मेरे ख्याल से इस सवाल को आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर बोलोगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपको u की वैल्यू जो मिल जाएगा ना, वो मिल जाएगा 24। कितना मिल जाएगा, u की वैल्यू आपको 24। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, u की वैल्यू 24। अगर u की वैल्यू 24 है तो v की वैल्यू कहाँ से रख जाएगा, यहाँ u की वैल्यू मुझे क्या रख देगा, 24 रख दूंगा तो क्या रहेगा, 12 दूने 24, 5 दूने 10, v की वैल्यू कितना मुझे आएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन आपको सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति। धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या हो जाता है, प्रतिकूल यानी कि कितना हो जाएगा, u माइनस v कितना हो जाएगा, 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। धारा की गति धारा की गति से कितना अधिक है, धारा की गति मतलब क्या, ये v, ये जो है 14 जो है 10 से कितना अधिक है, 14 जो है 10 से कितना, 4 ही अधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। समझ में आया भाई। धारा के प्रतिकूल अरे यार इतना खांसी क्यों आ रहा है मेरे को। धारा के प्रतिकूल नाव की गति, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, u माइनस v, ये मैंने u माइनस v निकाला और उसके बाद कंपेयर किससे करा, धारा की गति से। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि v क्या होता है, धारा की गति होता है, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है u माइनस v और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है u प्लस v। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया सवाल, आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 44 नंबर का सवाल, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, देखो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर आपको 15% का, ठीक है 15% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, जिसको मिलता है आपको 57,000 राशि। 57,000 राशि यानी कि आपका मूलधन है, p है आपका प्रिंसिपल है। 2:3/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको ब्याज की गणना करना है। ब्याज की क्या करना है, गणना करना है। 15% आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है, 15% इंटरेस्ट रेट, और आपके पास पैसा कितना है, 57,000 पैसे है आपके पास, और कितने वर्षों का निकालना है, 2:3/5 वर्षों का निकालना है। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये 15% है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सबसे पहला काम है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 5% की वैल्यू 1/20 होता है, तो ये 3 गुना यानी कि 3/20 हो जाएगा। कितना, 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/20। सही है। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे दिया, कितना है, 57,000 रुपए। कितना निकालना है, 2 साल समथिंग के लिए, हम निकाले थे इसमें 3 साल के लिए। और निकटतम वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना निकटतम वैल्यू निकालना है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो डेसिमल में आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली यूज करके। ठीक है, तो 57,000 का 15% कितना हो जाएगा, 57,000 का 15%, पहले साल तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलेगा, तो पहले साल में जब प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा तो 57,000 का 15% कितना हो जाएगा, या तो 57,000 का 15% के हिसाब से सोचो, या तो 57,000 मल्टीप्लाई बाय 3/20 करो। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 8,550 रुपए। ये 3 साल सेम रहता है। ठीक है, 3 साल का प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा।
सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम रहेगा। पहले साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। दूसरे साल में क्या होता है, आपको 8,550 का भी 15% निकालना पड़ेगा, 8,550 का ही 15%, तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाता है 12,075। कितना आ जाता है, 12,075। इसको हम लोग 3 बार लिख देते हैं। ये जब मेरे साथ आप सीखोगे, ठीक है, यही चीज़ें जब मेरे साथ सीखोगे ना, तो इसको आप इजीली करते चले जाओ, कितना इजीली करते चले जाओगे, ठीक है। अभी आप निकालना सीख रहे हो कितना, सबसे पहले प्रिंसिपल पर ब्याज लगा, प्रिंसिपल पर, तो 57,000 का प्रिंसिपल पर ब्याज कितना हो जाएगा, 8,550। ये पहले साल भी इतना लगेगा, दूसरे साल भी इतना लगेगा, तीसरे साल में भी इतना लगेगा। दूसरे साल में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 8,550 का भी 1275 होगा। अगर इसका निकालोगे तो 8,550 का 1275, 8,575 का 1275, ठीक है। इसके बाद 1275 का भी कितना लगेगा, 3/20 या 15%, ये लगभग आप लिख लेते हैं 192, आसपास आता है 192 के, ठीक है। तो ये बताओ कि ये 2 साल का तो पूरा ही लगेगा, ये 2 साल का क्या लगेगा, पूरा ही लगेगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, यानी कि इन सबको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,550 प्लस 8,550, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, टोटल जब करोगे तो आ जाता है आपका 5 हो जाएगा 10, ठीक है, कैरी 1, 5 5 10 और 11, तो 1 आ जाएगा, और 8 8 16 1 17, ये हो जाएगा 171। ऊपर वाले को बस ऐड किया, फिर बचा है आपका कितना, 1275 को भी ऐड करना है। और इसके बाद देखो, ये जो 3 साल का है, तो तीसरे साल तो पूरा तो नहीं लग रहा है, तीसरे साल का क्या लग रहा है, 2 साल का पूरा लगेगा, 2 साल का पूरा लगेगा, क्योंकि 2/3/5, 2 साल का पूरा लगेगा। तीसरे साल का कितना लगेगा, 3/5। इन सबको ऐड करके, ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाता है आपका 11292, इतना आ जाता है। अब इसका क्या लेना है आपको, 3/5 लेना है, 3/5। इसमें जब आप डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली यूज करना, ध्यान रखना, सिर्फ अप्रोक्स सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, याद रखना, एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 6774 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 6744 के पास आ जाता है। हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, 6774, इसको भी ऐड कर लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, टोटल ब्याज। भाई 2 साल का ब्याज तो हमने निकाल लिया, तीसरे साल पूरा ब्याज नहीं लगेगा, तीसरे साल पूरे ब्याज का कितना लगेगा, 3/5 ही कैलकुलेट होगा, तो 3/5 कितना निकाला, 6774। इन सबको जब ऐड कर लोगे तो लगभग वैल्यू आ जाता है 25,149, लगभग इसके पास आसपास आता है, ठीक है, 25,149 ये वैल्यू आता है। तो आंसर किसके आसपास लग रहा है आपको, ऑप्शन इसी के आसपास लग रहा है, 149 मतलब 167 के आसपास ही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, 44 से 45 की तरफ। देखो ध्यान से, ये बहुत ही सरल सवाल है, 45 नंबर का सवाल, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। आपको क्या दिया गया है, आपको जो दिया गया है 0.abc abc, ठीक है, ऐसा करके वो डैश डैश करके आगे बढ़ रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, abc के ऊपर क्या लगा हुआ है, 0 बार, बार का मतलब क्या हो रहा है, ये तीनों जो है रिपीट हो रहा है। इसकी वैल्यू कितना देगा, 19.37, 90/37। इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार लगा है उसके बदले में क्या लिखते हैं, 999, ऐसा लिखते हैं। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके बदले में क्या लिखेंगे, 999, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 19/37। एबीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एबीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 डिवाइड बाय 37 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 999, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। एबीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से समझो, तो ये आपके 27 बार में कट जाएगा। ये 37 से कितना बार में कट जाएगा, 27 बार में। 37 2 बार में जाएगा, ठीक है, फिर ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, 37 टाइम्स में। जब इन दोनों को 19 से आप 27 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 19 से 27 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 19 सत्ते 133 होता है, ये 3 हो गया, कैरी 13 हो गया, 19 दूने 38 हो गया, 38 और 13 कितना हो जाएगा, 51, तो कितना हो जाएगा, 513। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलता है कि ए की वैल्यू यहाँ से कितना है, 5 है, बी की वैल्यू कितना है, 1 है, और सी की वैल्यू कितना है आपके पास, 3 है। इन तीनों को आपको ऐड करना ही तो बोल रहा है। इसकी वैल्यू 5 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 3 हो गया, तो 5 और 6 6 3 9, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका शॉर्टकट तरीका है, ऐसे ही आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है ध्यान से देखो, अगला सवाल आपको दिया गया है क्या, 5 की पावर a इज इक्वल टू 7 का पावर b इज इक्वल टू दिया गया 35c, क्या दिया 35 का पावर c। हमको निकालना है c की वैल्यू आपको निकालना है। एक बार क्या करोगे, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे और दूसरे टाइम में किसको कंपेयर करोगे, एक बार इसको कंपेयर करोगे। तो पहले कंपेयर करते हैं किसको, 5 की पावर a इज इक्वल टू 35 का पावर क्या हो जाएगा c, ठीक है, ऐसा दिया गया है। आप अगर 5 इज इक्वल टू अगर लिखना चाहोगे, 5 इज इक्वल टू अगर लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 की पावर कितना हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा कि नहीं, c बाई ए हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो, अगर a की पावर 2 होता है इज इक्वल टू b का पावर अगर 3 लिखा है, तो जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यही होता है, और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b के पावर कितना हो जाएगा 3/2, यही तो लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ ठीक है, यही तो चीज़ें लिखा गया है। इसमें घबराने वाली कोई चीज़ें नहीं है कि हमने अचानक से क्या कर दिया, ठीक है। देखो सवाल अब ये आ गया, और दूसरी बार जब कंपैरिजन करेंगे तो 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 35 की पावर c बाई बी, यही आएगा c बाई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्योंकि हमको आधार को बराबर करना है, ये 35 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आधार जो है बराबर हो जाएगा, इधर आएगा 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 की पावर, अब पावर जो है आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो है बेस क्या है बराबर है, और मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे ही ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, c बाई ए प्लस c बाई बी, यही हो जाएगा। अब जब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 का पावर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा ए बी, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा ए बी, बी का मल्टीप्लाई इधर, ए का मल्टीप्लाई इधर, सी को कॉमन निकाले थे क्या आ जाएगा a प्लस बी, यही आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, अब दोनों तरफ क्या है, बेस जो है बराबर है, तो पावर भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाता है c इंटू ए प्लस बी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या है 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। यहाँ से c की वैल्यू कितना आ जाएगा ए बी, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a प्लस बी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है 47 और 48 इसी के जैसे बनेगा। ध्यान से देखो, आपको दे दिया गया है 2017 में, ठीक है, 2017 में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित राशि कितना है, 200 करोड़ है। इसका कितना है आपके पास, 200 करोड़ है, इसका आपके पास 200 करोड़ है। बाकी का नहीं दिया गया है, 2018 2019 का अलग अलग आपका डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे रक्षा में, सेवा में, उद्योग में, शिक्षा में, कृषि में और अन्य में कितना कितना बजट जो है दिया जाता है, कितना कितना पैसा दिया जाता है, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो सवाल पहले लेके आते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल आपके पास जो है 2017-18, देखो ध्यान से, 2017, 18 और 19 के 6 क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि कितना है, 4:5:6। तीनों वर्षों को मिलाकर किसी भी उल्लेखित क्षेत्र को आवंटित अधिकतम से न्यूनतम का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अधिकतम से न्यूनतम का अनुपात आपसे पूछा गया। कितना पूछा गया, अधिकतम से न्यूनतम का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं, 2017 लिख लेते हैं यहाँ पर, 2017, 2018 में कितना राशि मिल रहा है किस पर, ये देख लेते हैं, और 2019 में कितना मिल रहा है ये भी देखेंगे, और यहाँ पर टोटल राशि कितना है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2017 में आपको पता है कि 2017 में कितना राशि था, 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ है, यानी कि 4 की वैल्यू कितना दे दिया गया आपको, 200 करोड़, 4 की वैल्यू कितना है, 200 करोड़। यहाँ पर टोटल धनराशि जो मिलता है वो कितना है, 200 करोड़ मिलता है, ठीक, कितना धनराशि मिलता है, 200 करोड़ आपको मिलता है। हमको जानना है कि 2018 में कितना मिलेगा। भाई 4 बराबर अगर 200 करोड़ है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना गुना दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 50 गुना दिखाई दे रहा है। कितना है, 50 गुना दिखाई दे रहा है। तो 5 का भी 50 गुना कितना हो जाएगा, 250 करोड़। भाई 5 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 250 करोड़, और 6 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 300 करोड़। इन दोनों तीनों का राशि मिल गया, टोटल राशि कितना मिलता है इसको, वो मिल गया 300 करोड़, और इसको मिलता है 250 करोड़। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कम ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम में फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, भाई 300 करोड़ वाले को। ध्यान से देखो, 2019 में 300 करोड़ मिलता है, 2018 में 250 करोड़ मिलता है, और 2017 में 200 करोड़। तो सबसे ज़्यादा राशि किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा राशि आप बोलोगे सर 300 करोड़ वालों को मिलेगा। अब 300 करोड़ वाले में भी कौन से क्षेत्र को मिल रहा है,
कौन से एरिया को मिल रहा है? आप बोलोगे 28% सबसे ज्यादा मिल रहा है, 28%। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? 300 का, इस 300 का क्या निकालना पड़ेगा? 28%। क्या निकालना पड़ेगा? 300 का 28% आपको निकालना पड़ेगा। तो 300 का 28% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 300 का 28%, ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24 और 3 दूने 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 84। ठीक, अब वैसे ही अगर यहां पर डिफेंस का निकालो कितना? 27%। तो 250 का 27%, 250 का 27%। तो जैसे ही आप 250 का 27% आप निकालोगे, आपके पास आ जाता है कितना? यह जाएगा 67.5। कितना आ जाएगा? 67.5 करोड़, 67.5 करोड़। अब यहाँ पर डिफेंस में कितना मिल रहा है? आप बोलोगे 21%। इसका आप क्या निकालोगे? 21%। 21% कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसके लिए मिल जाएगा 2 जीरो तो कट जाएगा, ये 42। कितना मिल जाएगा? 42 करोड़। ठीक है, 42 करोड़। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो 42 और 67 और यह 84। यहाँ पर धनराशि कितना मिलता है? वो डिफेंस में। ठीक है, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में जो मिलता है वो धनराशि कितना मिल रहा है आपके पास? सर डिफेंस है कि एजुकेशन है वो? सॉरी एजुकेशन फील्ड है ना। देखो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एजुकेशन फील्ड है। ठीक है, हमारे पास तो डेटा वही है, डेटा तो वही रखेंगे। ठीक है, ये डिफेंस में नहीं है, ये किस में है आपका? ये है आपका एजुकेशन फील्ड में। कितना है? एजुकेशन में। तो एजुकेशन में हम निकाले 2017 में कितना निकाले? 42 करोड़। ठीक है, इसमें निकाले 67.5 करोड़। और 2019 में कितना निकाले? यहाँ पर 2019 में निकाले थे 84। इन सबको जब सम करोगे तो टोटल मिल जाएगा कि आपका एजुकेशन में कितना खर्चा आया है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 193.5। कितना आ जाएगा? 193.5 करोड़ आ जाएगा। अब सबसे कम किस में है? देखो ध्यान से, सबसे कम किस में है? सबसे कम किस में है? देखो ध्यान से, सबसे कम आप देख पा रहे हो ये 12% वाला है, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 9%। सबसे कम मुझे डिफेंस में यही दिख रहा है, क्योंकि डिफेंस ही आपका सबसे कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 7% सबसे कम दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर 7% देख रहे हो, यहाँ पर 19% देख रहे हो, यहाँ पर 14%। ज़्यादा है ना। चलो कंपैरिजन करना है दोस्त, कंपैरिजन करोगे आपको आंसर इजीली मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 12%, यानी कि 200 करोड़ का क्या निकालना पड़ेगा? 12%। तो कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। यहाँ 250 करोड़ का 10% निकालो, कितना आएगा? 25 करोड़ आ जाएगा। यहाँ 300 का कितना निकालोगे? 300 का निकालोगे 9%, 9 दिया 27 आ जाएगा। तो 27, 25 और 24 ये मिला है सबसे कम। यहाँ पर लिख लेते हैं आपका जो डिफेंस में जो मिला है, यहाँ पर क्या मिला है आपको? 24 मिला था 2017 में, 2018 में 25 मिला और यहाँ पर 27 मिला। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 4 9 9 7 16, यानी कि 76 करोड़। ठीक है, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, इन्हीं दोनों का रेशियो 193.5 रेशियो 76। अब आप बोलोगे सर कोई आंसर तो आ नहीं रहा है, कोई आंसर तो मैच कर नहीं रहा है, कैसे मैच कराएंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? आप जो है डेसिमल को चेंज करो, डेसिमल को हटाओ। जैसे ही आप डेसिमल को हटाओगे, ठीक है, डेसिमल को हटाओगे तो दोनों तरफ क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1935 और रेशियो कितना आ जाएगा? 760। ठीक है, सही है। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, जहां पर 5 और 0 दिख रहा है वहां पर 5 से ही कटेगा। तो 5 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ये आ गया। इसको 5 से काटेंगे कितना? 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25 और 5 दूने 10। आंसर मिला, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 2019 इसी पर बेस्ड है। 2019 में 6 अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित कुल राशि कितना है? 400 करोड़ है। 2019 में दे दिया गया कि 400 करोड़ है। तो 2019 में रक्षा क्षेत्र में आवंटित राशि, सॉरी ये कट रहा है क्या? रक्षा क्षेत्र में आवंटित कुल राशि उसी क्षेत्र में 2017 की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है? ये आपसे सवाल में पूछा गया। तो देखो ध्यान से, ये था आपका 400 करोड़। ठीक है, 2017 में कितना मिलता है? 200 करोड़। 2017 में कितना मिलता है? 200 करोड़। सही है, तो हम ये देख लेते हैं कि कितना कितना परसेंट इसको मिलता है। किसमें देखना है? डिफेंस में। चलो भाई डिफेंस में कितना कितना मिल रहा था देख लेते हैं। डिफेंस में इसको मिल रहा था 2017 में 12% और 2019 में मिल रहा था इसको 9%। ठीक है, 9% और 12%, 9% और 12%, ध्यान से देखो। तो 2019 में आपको कितना मिल रहा था? 9%।
इसका जब आप 9% निकालोगे, 9% निकालोगे कितना देगा, 9 चौक 36, ठीक है। इसका जब आप कितना लोगे, 12% था, इसका 12% डिफेंस का निकालो कितना को, 12 दूने 24, ठीक है। तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है आपको, आप बोलोगे सर 12 अधिक दिखाई दे रहा है। किससे अधिक दिखा रहा है, तो 12 जो है 24 का कितना परसेंट है, यही आपको सवाल में पूछा गया है। कितना अधिक था, 12 करोड़ आपका अधिक है, लेकिन 12 करोड़ में नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई परसेंटेज में बताओ कितना है। तो आप बोलोगे सर 50%, 12 दूने 24 हो जाएगा, और 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसना, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ, यहां पर भी 2 सवाल दिए गए हैं आपको, 49 और 50 इसी के जैसे बनने वाले हैं। क्या, 49 और 50 इसी के जैसे बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे सवाल को। पहले यहां पर क्या दिया गया है, ABC किसी देश का वर्ष 2014 और 2019 में आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया गया है, वो भी कितने में है, करोड़ में दिया गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ध्यान से देखो, जो लकीर वाला है वो क्या आ गया है, इंपोर्ट बता रहा है, और जो ब्लैंक वाला दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक्सपोर्ट है, जो कि निर्यात है, ठीक है। अब सीधा सवाल में चलते हैं कि क्या पूछा गया है। सवाल आपका जो पूछा गया है वो 2016, 17 और 19 में कुल निर्यात पूछा गया है, ठीक है। 2016, 17 और 19, और 15, 16 और 18 का क्या पूछा है, आयात। 16, 17 और 19 पहले देख लेते हैं, 16, 17 और 19। ध्यान से देखो, आपको पूछा गया है 2016, 17 और 19 का क्या पूछा गया, कुल निर्यात। निर्यात क्या है, एक्सपोर्ट। निर्यात क्या है, एक्सपोर्ट, यानी कि ब्लैंक वाले को देखना है। क्या देखना है, ब्लैंक वाले को। 2016, 17 और 19 तीन चीजों को पूछा गया था। यहाँ पर कितना, 2 आपको बोलेगा 293, और यहाँ पर कितना है आपका 2017 में 519, ठीक है, 519, ठीक है। अब 2019 में कितना दिया गया आपको, 468, कितना दिया गया, 468, यह 468। सभी को ऐड कर देते हैं, तो सभी को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 9 3 12, 12 8 20, कैरी 2, 6 2 8, 8 1 9, 9 9 18, 9 9 18, 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 5 5 10 2 12, कितना हो जाएगा, 1280, कितना हो जाएगा, 1280। ये मिला आपको 1280। या क्या मिला आपको, एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट मिला। हमको इंपोर्ट भी निकालना था। इंपोर्ट कौन कौन सा साल का इंपोर्ट है, देख लेते हैं सवाल में। इंपोर्ट आपको जो निकालना है 15, 16, 18, ठीक है, 15, 16 और 18 का इंपोर्ट निकालना है, 15, 16, 18। ये हो गया 15। 15 में इंपोर्ट कितना है, 15 में जो इंपोर्ट है वो कितना है, 523, कितना है, 523, ठीक है। और 15 के बाद कितना है, 16, 16 का कितना है आपका इंपोर्ट, 459, 459, ये हो जाएगा 459। ये बहुत सरल सवाल है, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। 16 के बाद कितना निकालना था उसको, 18 का। 16 के बाद 18, 18 कितना है आपका, 618, 618। इसको ऐड कर देते हैं, 9 3 12, 8 20, कैरी 2, ये हो जाएगा 2 2 4, 5 4 9, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, ये हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 6 16, कितना हो जाएगा, 1600। कितना मिलेगा मुझे, 1600, ठीक है। तो आपको इन्हीं दोनों का क्या पूछा था, रेशियो पूछा था दोनों का। तो रेशियो निकाल लेते हैं भाई। रेशियो मतलब क्या, दोनों को काटना है, इतना का 1600 के साथ काटना है। ये तो कट जाएगा, 16 से कितने बार में कट जाएगा, 16 से जो इतने बार में कटेगा, 16 अट्ठे हो जाता है, 8 6 के 48, हाँ 16 अट्ठे हो जाता है 128, 16 अट्ठे 128, ये हो जाएगा 8/10। 8/10 का मतलब क्या होता है, 2 से फिर काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। रेशियो कितना आ जाता है, 5/4। कितना आ जाएगा आंसर, 5/4 इसका करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये बहुत सरल सवाल था, आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 2014, 15 और 18 का निर्यात पूछा है, ठीक है, और 2014, 17 और 19 इसका क्या पूछा है, आयात पूछा है, से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। चलिए भाई निकाल लेते हैं। आपको जो पूछा गया है ध्यान से देखो, सबसे पहले बोला गया था 14, 15 और 18, ठीक है। 14, 15 और 18 का क्या पूछा गया था, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। तो 14 का कितना एक्सपोर्ट है आपका, 326, ठीक है, 326। अब उसके बाद कौन सी ईयर का था, 15 का। तो 15 का है 413, कितना है, 413, ये आ जाएगा 413। फिर उसके बाद क्या पूछा गया था, 2018 का। 2018 का कितना है आप देखो, 2018 का निर्यात है 515, 515, ठीक है। इन सबको पहले तो सम कर लेते हैं। सम करने पर आपको जो मिलता है वो कितना मिल जाता है, 6 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 12,
1200 कितना हो जाएगा 51, कितना मिल जाएगा 1251। कुछ गलती तो नहीं की है, 512 ही है, सॉरी 515 है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कैसे गलती कर रहा हूँ मैं। ये 512 नहीं है, ध्यान से देखो, ये क्या है 515 है, देखो ध्यान से, ये 515 है, दिख रहा है 2018 में 515, ये हो जाएगा 515, ये कितना हो जाएगा 6 5 11 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1254, कितना मिल गया 1254। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वो क्या था, एक बार देख लेते हैं। इसके बाद जो पूछा गया था, ये तो निर्यात हो गया, 14 17 और 18, कितना 14 17 और 19, 14 17 और 19 का क्या पूछा है आयात, 14 17 19, तो 14 का कितना है, 14 का आपको है 495, ठीक है। उसके बाद है 2017, 2017 का कितना है 612, ये है आपका 612, और उसके बाद पूछा है 2019 का, 2019 से क्या है 717, ये हो जाएगा 717। सभी को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 2 7 7 7 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 10 10 2 12 का 2 कैरी 1, इधर 7 7 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1824, ठीक है 1824। अब देखो ध्यान से कितना कम दिखाई दे रहा है, इससे ये कितना कम दिखाई दे रहा है, तो जब माइनस करोगे दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 4 तो 0 हो गया, ठीक है। 12 में 5 गया 7 बचेगा, 12 में 5 7 बचेगा, कैरी 1 आ जाएगा, और 18 में से आप जब 13 माइनस करोगे, 18 में से 13 यानी कि 5, तो कितना बचेगा 570। अब कितना कम है, मतलब इसी से कंपेयर करोगे कितना कम है ये, ठीक है 570 जो है 1824 से कितना कम है, तो इसी का परसेंटेज निकाल लोगे, 1824 का कितना परसेंट है ये, ठीक है, ये कितना परसेंट है, ठीक है, ये कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, किससे कट रहा है ये, ठीक है किससे कट रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 31.25% आता है सवाल में, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो 31 पॉइंट, पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है 31.25% आता है, अप्रॉक्सीमेटली भी सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। 3 से भी काटोगे तो कट जाएगा, क्योंकि 7 5 12 आपको ऊपर में दिख रहा है और ये ऐसा कट दिख रहा है, ठीक है। तो आप काट पीट के आप उसका आंसर ला सकते हो, 31.25%, कितना आ जाएगा 31.25%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 31.25%, ठीक है जी। समझ में आया, आई होप कि ये जो जितने भी सवाल आज हमने किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी जो सवाल बचा हुआ है, सवाल कितना बचा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सवाल जो बचा है 50 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल सवाल है 64, यानी कि 14 सवाल बस बचे हुए हैं, फिर ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगला 14 सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।